हमारा क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया था, ठीक है। 11 भी हमने थोड़ा डिस्कस किया था, पार्शियल पार्टीशन, ठीक है। हिंदू जॉइंट फैमिली में जो भी प्रॉपर्टी होता है, जो भी उसके को पार्टनर होंगे, वो जब चाहे वो पार्शियल पार्टीशन के लिए भी पिटीशन डाल सकते हैं, ठीक है। वैसे पार्शियल पार्टीशन का मतलब क्या होता है, कोई भी एक प्रॉपर्टी का डिवाइड कर लेना, या कोई भी मेंबर चाहे कि मुझे अलग होना है तो पार्शियली उसको उसके हिसाब से उसका जो प्रॉपर्टी बनेगा उसको दे के हटा दिया जाएगा, ठीक है। पार्शियली पूरे प्रॉपर्टी का हर को पार्टनर के बीच डिवाइड नहीं होता है। कुछ मेंबर होते हैं जिनको अलग होना होता है, तो उनको उनके हिस्से का जो प्रॉपर्टी होता है उनको दे दिया जाता है, ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टी दिया जाता है जो उसके हिस्से का हो बस, तो उसको बोला जाता है पार्शियल पार्टीशन, ठीक है। ए पार्शियल पार्टीशन involves dividing only part of the joint family property or separating some member from the joint family while others remain, ठीक है। या तो कुछ लोग जो मेंबर होंगे हिंदू जॉइंट फैमिली के, वो अलग हो रहे हों, या कुछ ऐसे प्रॉपर्टी हो बस उसी का डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो कुल मिलाकर ये है कि पार्शियल ही पार्टीशन होता है, ठीक है। पूरे प्रॉपर्टी का पार्टीशन नहीं होता है, तो उसको पार्शियल पार्टीशन बोला जाता है। It can be partial as to member, some member separate, और partial as to property, ठीक है। तो यहाँ पे जो पार्शियल पार्टीशन होगा, या तो मेंबर एक दो निकल जाएंगे, ठीक है, वो भी होगा। और अगर कुछ प्रॉपर्टी का ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जैसे पूरे प्रॉपर्टी का नहीं हो रहा, कुछ प्रॉपर्टी का होगा, तो भी वो पार्शियल पार्टीशन में आएगा। तो ये दो टाइप का पार्टीशन हो सकता है, या तो कुछ मेंबर निकल जाए, या तो कुछ प्रॉपर्टी वहां से निकाल दिए जाए पार्टीशन करके, तो ये पार्शियल पार्टीशन होगा, ठीक है। इसका लीगल इम्प्लीकेशन ये होता है कि आप पार्शियल पार्टीशन के लिए जनरली जो सूट फाइल करते हैं वो मेंटेनेबल नहीं होता है, ठीक है। या तो आप पूरे प्रॉपर्टी का बंटवारा करके निकल जाओ, ये क्या होता है, थोड़ा सा प्रॉपर्टी डिवाइड कर लो बाकी रहने दो, ऐसा मतलब मेंटेनेबल नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे सरकमस्टांसेज होते हैं जहां पे कुछ प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी हो जाता है, या किसी मेंबर को अब नहीं रहना है उस घर में, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति है तब पार्शियल पार्टीशन हो सकता है, ठीक है। जनरली नहीं करते हैं। नेक्स्ट है को पार्टनर, ओनली को पार्टनर, ठीक है, कैन क्लेम पार्टीशन। जो पार्शियल पार्टीशन है वो सिर्फ को पार्टनर ही कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, देखिए 3 टॉपिक होता है। एक होता है हिंदू जॉइंट फैमिली, ठीक है। दूसरा होता है को पार्टनर, को पार्टनर। और तीसरा एक टॉपिक होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। ये 3 कॉन्सेप्ट होता है, इस तीनों को अभी समझ लो अच्छे से, फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। हिंदू ज्वाइंट फैमिली का मतलब होता है 7 पीढ़ी, 7 पीढ़ी। एग्जाम्पल फॉर मिस्टर ए है, ठीक है, और मिस्टर बी है। मिस्टर ए और बी ने कोई प्रॉपर्टी बनाई, ठीक है, मान के चलिए मलाड में एक प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदा स्टेशन के पास, ठीक है। ये अपने बच्चे मिस्टर एक्स और मिस्टर एक्स को दे के गए, ठीक है। उनका बेटा था मिस्टर एक्स मैरी किया मिस्टर वाई से, मिसेज वाई से, ठीक है। तो अब ये जो प्रॉपर्टी मिस्टर ए बी ने मलाड में खरीदा था, ठीक है, वो मर गए। अब वो प्रॉपर्टी किसके पास आएगा, मिस्टर एक्स के पास, ठीक है। मिस्टर एक्स के एक बेटे हुए मिस्टर के, ठीक है, फिर इसने शादी करी, फिर इसके बच्चे हुए मिस्टर एल, ठीक है। अब इसने फिर से शादी की, मिस्टर एल जो है मिस्टर के का जो बेटा हुआ एल, एल ने भी शादी करी और एल से बच्चा हुआ एम, ठीक है। तो अब ये जो मिस्टर ए और बी था, इनके जो प्रॉपर्टी थे मलाड में, ये प्रॉपर्टी कहलाएगा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ठीक है। क्योंकि मिस्टर एक्स वाई ने वो प्रॉपर्टी खरीदी नहीं, उसके माँ बाप से उसको वो मिला है, ठीक है। तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी कोई प्रॉपर्टी मिलता है तो उसको बोला जाता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। और जब हम खुद प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिस्टर ए बी ने खरीदा था मलाड में, वो तो खरीद के मर गए, उनका बच्चा हुआ एक्स, एक्स को वो प्रॉपर्टी आ गया, ठीक है। अब एक्स से बच्चा हुआ के से बच्चा हुआ एल, एल से बच्चा हुआ एम, ऐसे ही करके एम से बच्चा हुआ एन। तो ऐसे 7 पीढ़ी तक
ठीक है, मिस्टर ए से शुरू होगा और मिस्टर एन तक अगर 7 पीढ़ी हो रहा है तो ये सारे हिंदू ज्वाइंट फैमिली के मेंबर हो गए। ठीक है, तो हिंदू ज्वाइंट फैमिली का मानना है कि 7 पीढ़ी तक, ठीक है, जो भी एंसेस्ट्रल जो खत्म हो चुके हैं, तो यहाँ पे मिस्टर ए भी खत्म हो गए ना, मर गए, उसके बाद जो भी बचे रहेंगे उसके 7 पीढ़ी तक हिंदू ज्वाइंट फैमिली के अंडर कवर होगा। ठीक है, अब यही ये जो 7 पीढ़ी है इसको हम 3 पीढ़ी को हटा देंगे। ठीक है, 3 पीढ़ी कट, तो अब कौन सा बचेगा? मिस्टर ए बी तो थे जिन्होंने मलाड में खरीदा था। ठीक है, अब इनके बच्चे हुए थे मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स का बच्चा हुआ था मिस्टर के, मिस्टर के का बच्चा हुआ था मिस्टर एल, और मिस्टर एल का बच्चा हुआ मिस्टर एम। ठीक है, तो हम ए बी को हटा दें जो गुजर गए हैं, तो 4 पीढ़ी चाहिए। मिस्टर एक्स हो गया एक पीढ़ी, मिस्टर के हो गया दूसरी पीढ़ी, मिस्टर एल हो गया तीसरी पीढ़ी, मिस्टर एम हो गया चौथी पीढ़ी। ये 4 पीढ़ी तक जो लोग होते हैं उसको बोला जाता है को पार्सनर। ठीक है, को पार्सनर मेल साइड से हमेशा रखना, याद रखना, को पार्सनर जो होता है वो हमेशा मेल साइड से होता है। ठीक है, तो अब मिस्टर ए बी का जो प्रॉपर्टी होगा ना उसमें ये को पार्सनरी राइट रखेंगे ये चारों जनरेशन। ठीक है, मिस्टर एक्स भी रखेगा मिस्टर ए बी के प्रॉपर्टी में, मलाड वाले में हिस्सेदारी, मिस्टर के भी रखेगा, मिस्टर एल भी रखेगा और मिस्टर एम भी रखेगा। मतलब मिस्टर एक्स हो गया यहाँ पे फादर, उसके बच्चे हो गए के। ठीक है, तो ये हो गया सन, सन के बाद हो गया ग्रैंड सन मिस्टर एल। ठीक है, और मिस्टर एम हो गया ग्रेट ग्रैंड सन। ठीक है, तो फादर से शुरू होता है और ग्रेट ग्रैंड सन तक जो जाता है चौथी पीढ़ी, ठीक है, वो चारों पीढ़ी कोपार्सनर कहलाता है। ठीक है, इस कोपार्सनर का जिक्र जो है मिताक्षरा स्कूल में किया गया है, मिताक्षरा स्कूल में किया गया है। एक बार अमेंडमेंट हुआ था हिंदू सक्सेशन एक्ट में, ठीक है, 2005 में, जिसमें सेक्शन 6 में एक क्लॉज जोड़ा गया 1, और उसमें कहा गया कि अगर कोई मतलब फादर की जो गुजर गए हैं अगर उसकी कोई बेटी रही होगी, ठीक है, तो उसका भी प्रॉपर्टी में अधिकार होगा। वैसे हिंदू ज्वाइंट फैमिली के अंदर महिलाओं का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, और कोपार्सनरी राइट में भी महिलाओं का अधिकार नहीं होता, लेकिन जो बेटी होगी, ठीक है, जो डॉटर होगी उसका अधिकार होगा। ये सेक्शन 6 में ऐड किया गया 2005 के अमेंडमेंट से। ठीक है, तो वो कोपार्सनरी राइट रखेंगी प्रॉपर्टी में जो इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका हिंदू ज्वाइंट फैमिली 7 पीढ़ी तक, कोपार्सनरी 4 पीढ़ी तक। ठीक है, एक होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हालांकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का फैमिली लॉ में कहीं जिक्र नहीं है। ठीक है, मोस्ट ऑफ जिक्र है इनका इनकम टैक्स एक्ट में। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट में इसलिए जिक्र है क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में जो टैक्स वसूला जाता है वो अमीरों से वसूला जाता है। ठीक है, और अमीर वो होगा जिसके पास प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो जो है वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली माना जाता है। ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कोई खास डेफिनेशन नहीं है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मानना यह है कि जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली है अगर उसके पास प्रॉपर्टी है तो वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मानी जाएगी अंडर इनकम टैक्स एक्ट। यहां तक सभी को क्लियर है? मैं सवाल समझा रहा था तो पहले ये 3 कॉन्सेप्ट समझा दिया, अभी सवाल समझाऊंगा ना तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने ये लिया। तो अभी क्या था, पार्शियल पार्टीशन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा था कि ओनली अ को पार्टनर कैन क्लेम पार्टीशन। तो जो 4 जनरेशन तक होता है ना, जो मैंने अभी बताया, फादर से शुरू होगा, ठीक है, और ग्रेट ग्रैंडसन तक जाएगा, ये 4 पीढ़ी ही पार्टीशन के लिए रेडी होगा। ठीक है, और वो पार्टीशन, ये जो पार्शियल पार्टीशन होगा वो किस चीज का होगा? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया आपका पार्शियल पार्टीशन के बारे में। अभी ये बोल रहा है ए फैमिली दैट हैज अंडरगोन अ पार्टीशन कैन लेटर रीयूनाइट एंड री अगेन देयर स्टेटस एज अ मेंबर ऑफ अ जॉइंट फैमिली। ठीक है, अगर किसी ने पार्शियल पार्टीशन लेके अलग हो गया था, ठीक है, अगर उनको लगता है कि नहीं मुझे फिर से रीयूनाइट होना है, रीयूनियन होना है, तो वो हो सकते हैं। ठीक है, और फिर से अपने ज्वाइंट फैमिली का स्टेटस वहां से उसका शुरू हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन का मतलब आप सभी को पता ही है। मॉडर्नाइजेशन इज अ नटसेल इज अ प्रोसेस वेयर सोसाइटी अडॉप्ट मॉडर्न आइडियाज टेक्नोलॉजी एंड वैल्यूज टू रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मोर मॉडर्न फॉर्म्स। ठीक है, दिस ट्रांसफॉर्मेशन involves changes in various aspects of life including economy, society, culture, politics with the goal of achieving a more satisfactory and better life। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या होता है, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया होगा, जब गांव घर में जब मॉडर्नाइजेशन इतना हावी नहीं हुआ था, ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, गुड़ का चाय पीते थे, बराबर। लेकिन अभी क्या होता है, अभी सुबह उठो एकदम नेस्कैफे का कॉफी पाउडर डालो, मस्त कॉफी पियो। ठीक है, ये क्या है, तो ये मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है, जो हम लोग मॉडर्न युग को अपना रहे हैं ना धीरे धीरे। पहले कैसे हम लोग गांव घर में कैसे पहनते थे, लोग महिला साड़ियां पहनती थी, ठीक है, लोग धोती कुर्ता पहनते थे। अभी बूढ़े से बूढ़े लोगों को देखो तो एकदम जींस शर्ट पहन के एकदम हीरो बन रहे होते हैं। ठीक है, तो ये मॉडर्न कल्चर है। जैसे जैसे हमने वेस्टर्न कल्चर को अपनाया, वो हम लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ते चले गए। ठीक है, तो यही है, इसमें आपका इकोनॉमी भी आता है, सोसाइटी भी आता है, कल्चर भी आता है। इस सब में कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन आया है। ठीक है, तो यही है इसका मोर और लेस स्टोरी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ना, मॉडर्नाइजेशन इन्वॉल्व्स टू, एक सेकेंड, हाँ, modernization is often associated with industrialization, urbanization and increased economic activity. Modernization involves the introduction of new technology and machinery leading to industrialization and urbanization. This includes liberal democratic principles, secularism and individualism. Modernization is often accompanied by the spirit of western education, culture and lifestyle। ठीक है, तो यही सब है। इसके बाद मॉडर्नाइजेशन कैन लीड टू चेंजेस इन सोसाइटल हायरार्कीज, फैमिली स्ट्रक्चर एंड ट्रेडिशनल नॉर्म्स। ठीक है, तो ये सही बात है, मॉडर्नाइजेशन का ही पूरा देन है इसका। ठीक है, तो पहले क्या होता था, आपको पता होगा कि फैमिली का स्ट्रक्चर क्या होता था, 4-4 5-5 बच्चे होते थे पहले जमाने में, बराबर। अभी हम लोग क्या बोलते हैं, हम दो हमारे दो, ये क्या है, ये भी एक मॉडर्नाइजेशन का ही क्या बोलते हैं उसको, सिग्नल है। ठीक है, साइन है कि हम लोग पहले विश्वास रखते थे कि जितना हो रहा है ठीक है, अपना मतलब फैमिली स्ट्रांग हो रहा है। लेकिन अभी हम क्या सोचते हैं कि नहीं, कम ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे हो, कम से कम 1 हो तो ठीक है, खत्म करते हैं। ठीक है, तो ये सब कहीं ना कहीं मॉडर्न कल्चर का ही वो साइन है। ठीक है, पहले लोग इतना पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते थे, गांव घर में बहुत कम ही पढ़ाई होता था। अभी देखो लोग बाहर जा रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं, लोग शहर भाग रहे हैं कि चलो अच्छे से पढ़ाई हो। ठीक है, तो ये सब कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन का ही एक साइन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सपिंडा रिलेशनशिप। सपिंडा रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, सेम पिंड में। ठीक है, जैसे माँ बाप है, उसके बच्चे हुए, तो उसके जो बच्चे होंगे वो सेम पिंड के होंगे ना, फिर उसके जो बच्चे होंगे वो भी सेम पिंड के हो जाएंगे। तो ऐसे करके सपिंडा रिलेशनशिप में क्या होता है, अगर बाप के साइड से है तो 5 जनरेशन तक वो सपिंडा रिलेशनशिप होगा। अभी को पार्टनर का बताया था ना आपको, देखिए एक ही एग्जांपल से सारा सेट हो जाएगा। अभी मैंने बताया था एग्जांपल आपको को पार्टनर का, तो 4 पीढ़ी था। ठीक है, अगर हम इसी को 5 पीढ़ी तक लपेट दें, ठीक है, तो ये 5 पीढ़ी तक क्या हो जाएगा, 5 पीढ़ी तक हो जाएगा आपका सपिंडा रिलेशनशिप फादर के साइड से। अगर मदर के साइड से अगर आप लेंगे तो 3 जनरेशन तक लेते हैं तो फिर वो सपिंडा रिलेशनशिप में आ जाता है। एग्जाम्पल फॉर अभी मैंने बताया था आपको कि मिस्टर ए बी था। ठीक है, मिस्टर ए बी वो मलाड में प्रॉपर्टी खरीदा था और वो मर गया। ठीक है, उनके बच्चे हुए मिस्टर एक्स। ठीक है, मिस्टर एक्स, फिर मिस्टर एक्स ने भी शादी करी होगी, तो मिस्टर एक्स से बच्चा हुआ मिस्टर के। ठीक है, मिस्टर के ने भी शादी करी होगी, मिस्टर एल हुआ उससे। ठीक है, मिस्टर एल ने भी शादी करी, मिस्टर एम हुआ, मिस्टर एम ने भी शादी करा तो उससे बच्चा हुआ मिस्टर एन। ये हो गया आपका 5 जनरेशन, और ये सब मेल साइड है। ठीक है, तो मेल साइड से जो भी होता है वो अगर 5 साइड तक है, ठीक है, 5 जनरेशन तक, तो वो सेम पिंड में आएगा। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए मिस्टर एक्स का अगर कोई बेटा हुआ,
ठीक है, तो मिस्टर एन के बेटी से शादी नहीं कर सकता, या उसके कोई भी, जैसे मिस्टर एन की कोई भतीजी हुई या मिस्टर एम का कोई बच्चा हुआ, तो ये जो 5 जनरेशन है ना, इसके बीच किसी की भी नहीं होगी अपने अपने में, मतलब मिस्टर एल मिस्टर एम से नहीं कर सकता, या मिस्टर एक्स की बेटी मिस्टर एन से नहीं कर सकती। ठीक है, तो इस तरीके से इसी में हम फीमेल साइड से लेंगे, तो मिस्टर ए की जो वाइफ थी मिसेज बी, ठीक है, तो इसकी भी तो बहन रही होगी, फिर इसकी भी बेटी तो होगी, ठीक है, फिर इसकी बेटी भी तो होगी। तो अगर हम फीमेल साइड से 3 जनरेशन कवर करते हैं तो उसको बोला जाता है सपिंडा रिलेशनशिप। ठीक है, जैसे मेरी माँ है, ठीक है, एग्जाम्पल फॉर मेरी माँ की बेटी हुई, फिर मेरी बहन की बेटी हुई, तो इन तीनों के बीच में, जैसे अगर मेरी माँ की कोई बेटी रही होगी, बेटा रहा होगा, या मेरी भांजी की कोई बहन रही होगी, तो उससे शादी नहीं। क्यों? क्योंकि फीमेल साइड से 3 जनरेशन सेम ही है ना, सपिंडा है, तो ऐसा होता है। ठीक है, तो मेल साइड से 5 जनरेशन तक, ठीक है, और फीमेल साइड से 3 जनरेशन तक सपिंडा रिलेशनशिप माना जाता है, सेम पिंड माना जाता है, तो आप ऐसे में शादी नहीं कर सकते। ठीक है। अभी देखिए, सपिंडा अंडर हिंदू लॉ, सपिंडा रिलेशनशिप डिफाइंड इन द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 refers to a prohibited relationship of marriage purposes. ठीक है, it essentially signifies a kinship based on a common ancestor with restriction extended to 5 generation of father side and 3 on the mother side। ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, this means individuals within these generational limits cannot marry each other। मैंने बताया आपको कि अगर फादर के साइड से 5 जनरेशन है, मिस्टर एम के पी एस ऐसा, ठीक है, तो मिस्टर एम का कोई भी बच्चा मिस्टर एन के किसी भी बच्चे से शादी नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पांचों एक ही जनरेशन से है और मेल साइड से है और सपिंडा हो गया वो। ठीक है, तो ऐसा, तो ये होता है सपिंडा रिलेशनशिप। मेन याद रखना क्रक्स ये कि 5 जनरेशन फादर साइड, 3 जनरेशन मदर साइड सपिंडा रिलेशनशिप होते हैं, वो आपस में किसी से भी शादी नहीं कर सकते। ठीक है, ये प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में भी कवर होता है। ठीक है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन ये दिया हुआ है, while generally prohibited, exception may exist for certain communities where custom allows for sapinda relationship। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है जहाँ पे कस्टम अलाउ है, जैसे कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे आप मामा भांजी शादी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ कहीं कहीं का है। ठीक है, मैं पर्टिकुलर स्टेट का मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा है रिचुअल जहाँ पे ऐसे चलते हैं, तो वहां पे ये एक्सेप्शन में आएगा। ठीक है, वहां पे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रहेगा कि सपिंडा नहीं है तो शादी नहीं होगा। अगर कुछ कस्टम ऐसे हैं जहाँ पे अलाउ किया है कम्युनिटी को, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट ऑफ अ चाइल्ड इन मदर वुम्ब। ठीक है, मदर वुम्ब, अगर कोई भी बच्चा माँ के पेट में है तो उस बच्चे का राइट क्या है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए, अंडर द हिंदू लॉ अ चाइल्ड कंसीव्ड बट स्टिल इन द मदर्स वुम्ब, मतलब अनबॉर्न चाइल्ड है, हैज स्पेसिफिक राइट्स प्राइमरीली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन। These rights are contingent upon the child being born alive. Specifically, if a child conceived before an intestate's death is born alive, they inherit the same as if they born before the intestate's death. ठीक है, and the inheritance is deemed to be based on the date of the intestate's death। ठीक है, ये बोल रहा है, ऐसा प्रावधान सेक्शन 20 में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि कोई भी बच्चा अगर गर्भ में है, ठीक है, और उसका जो है मतलब पिता मर जाता है, जो भी जिसके नाम से भी प्रॉपर्टी रहा हो, ठीक है, अगर वो बिना विल, इंटीस्टेट का मतलब होता है विल बनाए बगैर, तो अगर इंटीस्टेट का डेथ हो गया, ठीक है, बिना विल बनाए वो मर चुका, तो जो बच्चा पेट में रहा होगा, ठीक है, वो बच्चा जब जन्म लेगा ना, तो ये माना जाएगा कि वो जो मरा था ना, वो बच्चे के जन्म के दिन मरा, और वो पूरा अधिकार उस बच्चे को मिलेगा जो बच्चा मान के चलो जन्म ले चुका था पहले। ठीक है, एक एग्जांपल बताता हूं, मान के चलिए मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। ठीक है, दोनों शादीशुदा हैं, इनके बच्चे भी हो गए। ठीक है, अब एक बच्चा हुआ मिस्टर
एक्स, दूसरा बच्चा हुआ मिस्टर वाई, तीसरा बच्चा मिसेज बी के गर्भ में है। ठीक है, उसका नामकरण अभी नहीं करते हैं, अननोन मान लेते हैं उसको। ठीक है, क्योंकि वो जन्म नहीं लिया है। तो मिस्टर ए है पति, मिसेज बी है वाइफ, बच्चे हैं इनके पास मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। ठीक है, एक बच्चा गर्भ में है मिसेज बी के। अब यहाँ पे मान के चलिए मिसेज बी गर्भ में है, मिसेज बी जो है गर्भवती है। ठीक है, मिस्टर ए मरता है आपका 1 जुलाई 2025 को। ठीक है, और वो जो गर्भ में बच्चा है वो बच्चा मान के चलिए हो जाता है आपका 20 जुलाई को। ठीक है, 20 जुलाई को होता है। सेक्शन 20 ये बोलता है कि अगर कोई भी महिला गर्भवती है और उसका पति मर जाता है, ठीक है, तो ये माना जाएगा कि वो बच्चा जब जन्म लेगा ना, ठीक है, उस दिन से माना जाएगा कि उसका पति मरा था, सिर्फ उस बच्चे के राइट के लिए। ऐसा नहीं है कि उसका पति पहले मरा तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। उस बच्चे के राइट के लिए सेक्शन 20 ये बोलता है कि कोई भी बच्चा की गलती क्या है, अगर वो पेट में है तो ऐसा तो नहीं है कि दो बच्चा जो जन्म ले चुका है उसको पूरा मिले और जो बच्चा पेट में है उसकी सिर्फ ये गलती है कि वो पेट में है, बराबर। तो सेक्शन 20 ये बोलता है कि हम ये मान के चलेंगे कि अगर कोई पति 1 जुलाई को मरा, ठीक है, और उसका बच्चा हुआ 20 जुलाई को, तो हम ये मानेंगे कि वो जो पति था वो 20 जुलाई को मरा और वो पूरा राइट अपने बच्चे को दे के गया जैसे उसने जीवित बच्चे को दिया मिस्टर एक्स को और मिस्टर वाई को। ठीक है, तो जैसे ही हम ये मान लेंगे कि वो 20 जुलाई को मरा तो इनडायरेक्टली सारा अधिकार उस बच्चे को आ गया। ठीक है, तो बच्चे को आ गया तो पूरा अधिकार मिलेगा ना बच्चे को। ठीक है, तो सेक्शन 20 का क्रक्स ये है कि जो भी बच्चा पेट में रहेगा उसका वो पूरा अधिकार मिलेगा जो बच्चा जन्म लिया होगा उसके बराबर। ठीक है, तो मिस्टर एक्स को जो भी मिलेगा, मिस्टर वाई को जो भी मिलेगा, वही उस बच्चे को भी मिलेगा जो पेट में रहा होगा। ठीक है, जन्म लेने के बाद मिलेगा लेकिन उसको भी उतना ही अधिकार मिलेगा। तो ये कंडीशन किसके लिए है, जब वो पति बिना विल के मरे। ठीक है, अगर वो विल बना के मरता है तो विल बना के जाएगा तो क्या करेगा, वो विल बना के जाएगा तो वो ये कर सकता है ना, दोनों बच्चे के नाम से इतना प्रॉपर्टी रख देगा और अनबॉर्न चाइल्ड के नाम से तो बना नहीं सकता विल, तो वो किसी तीसरे आदमी के नाम से विल बना देगा और उसको बोल देगा कि भाई ये मेरा बच्चा जब जन्म लेगा ना तो ये प्रॉपर्टी तू उसको दे देना। हो गया, सिंपल सी बात है। अगर विल बनाएगा तो इस तरीके से वो बांट के जाएगा, अगर विल नहीं बनाएगा तो बच्चे को जो है ये माना जाएगा कि वो जो पति मरा वो जिस दिन मरा उसी दिन वो बच्चा जन्म लिया और वो सारे अधिकार उसको मिलेंगे जो उसके जन्म लिए हुए बच्चे को मिलने वाला है। ये राइट ऑफ अ चाइल्ड इन मदर वूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर समझ में आया हो तो बोलिए, नहीं तो मैं वापिस से समझाता हूँ। यहाँ पे सवाल क्या था, चिल्ड्रेन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज। ठीक है, तो चिल्ड्रेन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज, तो सबसे पहले आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर शादी जो है 3 टाइप का होता है। ठीक है, एक वैलिड मैरिज होता है जिसमें आपने सारे नॉर्म्स को जो है, नॉर्म्स का मतलब जो भी विधि विधान है, जो भी नियम है आपने उनको फॉलो करा है, तो सारे नॉर्म्स के हिसाब से शादी करी तो वैलिड हो गया। ठीक है, अगर आपने जो हिंदू मैरिज के अंदर जो भी मतलब वैलिडिटी नहीं बनाता किसी शादी को, आपने उसके अगेंस्ट जाके करा, एग्जाम्पल फॉर सपिंडा रिलेशनशिप में आप शादी नहीं कर सकते। ठीक है, सेम पिंड में आपने कर दिया। ठीक है, अगर आपने डिग्री ऑफ प्रोहिबिशन रिलेशनशिप में शादी नहीं करनी थी, आपने कर दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ऐसा कोई कंडीशन जो वैलिड मैरिज अगेंस्ट है, अगर आपने उसको फुलफिल करते हुए कोई शादी करी तो वो हो जाएगा वॉइड मैरिज। ठीक है, वॉइड मैरिज का मतलब आपकी शादी हुई ही नहीं, आपकी शादी गलत है। ठीक है, तीसरा होता है वॉइडेबल मैरिज। ठीक है, वॉइडेबल मैरिज का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा कंडीशन जो पति या पत्नी अगर चाहे तो शादी को वैलिड कर सकता है आगे, अगर चाहे तो शादी को वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। मतलब दोनों में से किसी के पास ये ऑप्शन रहेगा कि वो शादी को तोड़ भी सकता है और शादी को कंटिन्यू भी कर सकता है। एग्जाम्पल फॉर, शादी हुआ और लड़की का जो कंसेंट है वो जबरदस्ती लिया गया था।
ठीक है। अब शादी जब तक चल रहा है। अगर लड़की को लगेगा कि नहीं मेरी शादी जो है बाय फोर्स किया गया था, कंसेंट मेरा नहीं लिया गया था, तो वो कोर्ट में शादी को वॉइड करने के लिए जा सकती है। क्यों? क्योंकि इस लड़की का शादी जो है बाय कंसेंट नहीं हुआ था, फोर्सफुली हुआ था, और फोर्सफुली जो है वो कंडीशन नहीं है वैलिड मैरिज का, तो वो अपने शादी को वॉइड कर सकती है। ठीक है, तो ये जो उनका शादी हुआ था वो वॉइडेबल शादी था, वो चाहे तो वॉइड करे, नहीं चाहे तो कंटिन्यू रखे। लड़की का शादी का उम्र 18 साल है। ठीक है, लड़की की शादी 17 साल में हो गई। अब लड़की 18 साल की हुई है। अब लड़की को लगता है कि शादी मुझे नहीं मतलब कंटिन्यू रखना है, क्योंकि मेरी शादी 17 साल में हुई थी। तो लड़की चाहे तो वो शादी को अवॉइड कर सकती है, लड़की चाहे नहीं यार शादी कर दिए माँ बाप, अब इज्जत का सवाल है, चलो कंटिन्यू रखते हैं, वो कंटिन्यू भी कर सकती है। तो जहां पे दोनों ऑप्शन हो वो वॉइडेबल होता है। जहां पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपका शादी गलत है तो गलत है, तो वो वॉइड हो जाता है। और वैलिड का मतलब सारे नॉर्म्स आपने फुलफिल करे हैं, तो ये होता है। ठीक है, तो शादी वैलिड हो, वॉइड हो या वॉइडेबल हो, ठीक है, बच्चे कंडीशन में होंगे तो वो वैलिड ही माने जाएंगे, वो लेजिटिमेट ही माने जाएंगे, वो जायज ही माने जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सेक्शन 16 का मानना यह है कि देखो बच्चा होना किसकी गलती है? माँ, तो माँ बाप की गलती का जो खामियाजा है वो बच्चा क्यों भुगते? आपका टेस्टामेंटरी गार्डियन। ठीक है, जब हम लोग गार्डियनशिप पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था, एक होता है नेचुरल गार्डियन, ठीक है, दूसरा होता है टेस्टामेंटरी गार्डियन, तीसरा होता है आपका ये क्या बोलते हैं बाय डिफॉल्ट गार्डियन जो बनते हैं ना वो, और चौथा होता है कौन सा? चौथा होता है अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। ठीक है, तो कभी कभी कोर्ट भी गार्डियन अपॉइंट करता है, कभी कभी जो बच्चे होते हैं उनका अगर जो फादर है, बायोलॉजिकल फादर अगर वो है तो वो नेचुरल गार्डियन होगा। टेस्टामेंटरी गार्डियन जो होता है वो बाय विल होता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए मैं मेरे बच्चे हैं, ठीक है, और मुझे लगता है कि मैं मरने वाला हूँ। ठीक है, एक उम्मीद होता है कि नहीं अब मैं मरने वाला हूँ, मेरा कोई समय निर्धारित नहीं है, तो मैं क्या करूंगा अपने बच्चों के लिए किसी को अपॉइंट कर दूंगा एज अ गार्डियन। ठीक है, तो जब मैं बाय विल किसी को गार्डियन बना के जाता हूं तो उसको बोला जाता है टेस्टामेंटरी गार्डियन। ठीक है, अभी आपने देखा था ना इंटीस्टेट सक्सेशन, ठीक है, टेस्टामेंटरी सक्सेशन। इंटीस्टेट का मतलब क्या होता है? विदाउट अ विल। ठीक है, और टेस्टामेंटरी का मतलब क्या होता है? विद विल। ठीक है, ये याद रखना, दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे, दो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। एक होता है इंटीस्टेट, ठीक है, इंटीस्टेट। इंटीस्टेट का मतलब होता है वैसा कंडीशन जहां पे विल न बना हो। ठीक है, और टेस्टामेंटरी का मतलब होता है जहां पे विल बनाया हो। ठीक है, चाहे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए या चाहे बच्चे का गार्डियन अपॉइंट करने के लिए आप टेस्टामेंटरी बना सकते हो। ठीक है, तो टेस्टामेंटरी गार्डियन का मतलब होता है जब बाय विल अगर आप किसी को गार्डियन बनाते हो, ठीक है, तो वो टेस्टामेंटरी गार्डियन कहलाता है। ठीक है, अभी मैं पढ़ देता हूं। A testamentary guardian under the Hindu Minority and Guardianship Act 1956 is appointed by a Hindu father in his will, ठीक है, to care for his children, minor child। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी फादर, जैसे अभी एग्जांपल लिया था मैंने मेरा, कि अगर मुझे लगता है कि मैं ज्यादा दिन जीने वाला नहीं हूँ, ठीक है, तो जो भी मेरे प्रॉपर्टी रहेंगे, जो भी मेरे बच्चे रहेंगे, उसके लिए कोई गार्डियन मुझे अपॉइंट करना है, तो मैं विल के जरिए गार्डियन बना सकता हूँ कि मेरे बिहाफ में मेरा जो भाई है वही गार्डियन होगा। ठीक है, वही मेरे बच्चे के प्रॉपर्टी को पूरा इस तरीके से देखभाल करेगा। ये सारी चीजें हम लोग विल के जरिए बना के जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है टेस्टामेंटरी गार्डियन। दिस अपॉइंटमेंट ग्रांट द गार्डियन पावर ओवर द माइनर पर्सन प्रॉपर्टी। ठीक है, और बोथ, ये जो टेस्टामेंटरी विल के जरिए हम गार्डियन अपॉइंट करते हैं, तो वो जो टेस्टामेंटरी गार्डियन होता है उसके पास उस बच्चे को केयर करने के लिए पूरा पावर होता है, और उसके जो भी प्रॉपर्टी होते हैं माइनर के, क्योंकि माइनर तो अपने प्रॉपर्टी के साथ कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि माइनर का अधिकार नहीं रहता उस पर। ठीक है, तो माइनर जब बड़ा होगा तब वो उस प्रॉपर्टी के साथ कर सकता है डील, तो तब तक जो भी टेस्टामेंटरी गार्डियन होगा वो उस बच्चे के प्रॉपर्टी के साथ साथ उस बच्चे का भी पूरा पावर रखेगा कि उसको कैसे गवर्न करना है। ठीक है, however if the father dies before the mother,
द टेस्टामेंट्री गार्डियन अपॉइंटेड इज सस्पेंडेड बट इट कैन बी रिवाइव्ड इफ मदर डाइज विदाउट अपॉइंटिंग हर ओन गार्डियन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान के चलिए मैं हूं, ठीक है, और मुझे लगता है कि मैं मरने वाला हूं, ठीक है, तो मैंने विल में मेरे भाई को गार्डियन बना दिया, ठीक है, कि भाई मेरा जो छोटा भाई है वो अच्छा ख्याल रखेगा मेरे बच्चों को और मेरे प्रॉपर्टी का भी अच्छे से ख्याल रखेगा, मेरा बच्चा जब बड़ा होगा तो उसको प्रॉपर्टी डिवाइड करके दे देगा। मैंने ऐसा विल बना दिया। मेरी वाइफ जिंदा थी, ठीक है, अब मेरे मरने के बाद मेरी वाइफ ने एक अलग नेचुरल गार्डियन, वो टेस्टामेंट्री गार्डियन बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने बनाया था ना, वो गार्डियन जो था टेस्टामेंट्री, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, उसका अपॉइंटमेंट जो है वो सस्पेंड हो जाएगा, क्योंकि मैं जब नेचुरल गार्डियन था, ठीक है, तो मेरे मरने के बाद नेचुरल गार्डियन कौन हो गई? उसकी माँ हो गई, मेरी वाइफ हो गई, बराबर। अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा नेचुरल गार्डियन वाला। तो सबसे पहले जो नेचुरल गार्डियन था वो कौन था? फादर था। फादर के मरने के बाद नेचुरल गार्डियन कौन हो जाता है? मदर। ठीक है, तो जो फादर ने डिसीजन लिया था कि मैं इसको गार्डियन बना के जा रहा हूं, ठीक है, तो वो सस्पेंड हो जाएगा अगर वाइफ ने किसी और को गार्डियन बना लिया। ठीक है, अब वाइफ, मेरे मरने के बाद मेरी वाइफ बची, ठीक है, अब मेरी वाइफ हो गई नेचुरल गार्डियन। अब मेरी वाइफ को लगता है कि नहीं यार, इन्होंने जो विल में बनाया है वो बंदा सही नहीं है, ठीक है, मुझे खुद का कोई लीगल गार्डियन मेरे बच्चे के लिए बनाना पड़ेगा। तो अगर वाइफ ने किसी तीसरे को, अब वाइफ अपने भाई को बना सकती है, बराबर, तो अगर वाइफ अपने भाई को बना दी नेचुरल ये टेस्टामेंट्री गार्डियन बाय विल, तो फिर मैंने जो बनाया था उसका वो सस्पेंड हो जाएगा और मेरी वाइफ वाला जो विल होगा उसके हिसाब से जिसको भी गार्डियन बनाया गया होगा वो जो है टेस्टामेंट्री गार्डियन हो जाएगा। ठीक है, इन केस मेरे मरने के बाद मैंने जो विल में बनाया था किसी को गार्डियन, मेरे मरने के बाद मेरी वाइफ ने किसी को नहीं बनाया, भरोसा रखा कि मेरे पति ने जो भी बनाया है वो बहुत सही है, उसके अलावा किसी को बनाया भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है, और मेरी वाइफ ने किसी को गार्डियन नहीं बनाया, ठीक है, और मेरी वाइफ भी गुजर गई, तो जो मैंने बनाया था ना गार्डियन, वही गार्डियन रहेगा, फिर उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो ये होता है टेस्टामेंट्री गार्डियन और उसके पावर। उसका पावर क्या है? पावर के बारे में मैं बता दूं। अपॉइंटमेंट तो मैंने बता दिया कि भाई बाय विल होगा, अगर पति मरता है तो वो उसके बाद उसका गार्डियन जो होगा वो टेस्टामेंट्री गार्डियन हो जाएगा, ठीक है। अगर वाइफ चाहे तो किसी और को बना सकती है, ठीक है, जैसे ही वाइफ बनाएगी तो वो जो पहले वाला होगा उसका सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है अपॉइंटमेंट। अब उसके पावर क्या होते हैं? तो उसका पावर यही होता है कि भाई उस बच्चे का ख्याल रखे, ठीक है, अगर उसके प्रॉपर्टी को कहीं भी मतलब रेंट पे देना है या कहीं पे मॉर्गेज करना है बच्चे के हित में, ठीक है, अगर उस प्रॉपर्टी के साथ कोई भी डील करना है तो वो पावर उस टेस्टामेंट्री गार्डियन के पास होता है, ठीक है। इनडायरेक्टली ये समझ लेना बस। अभी यहाँ पे दिया हुआ है टर्मिनेशन ऑफ राइट, ठीक है। इफ अ टेस्टामेंट्री गार्डियन इज अपॉइंटेड फॉर अ माइनर गर्ल, ठीक है, माइनर गर्ल, हर राइट्स आर टर्मिनेटेड अपॉन हर मैरिज, ठीक है। अगर किसी बच्चे का टेस्टामेंट्री गार्डियन बनाया गया है, अगर वो लड़की है, ठीक है, तो उस लड़की के शादी के बाद जो टेस्टामेंट्री राइट उसके गार्डियन को बनाया गया था वो उसका राइट खत्म हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके पति को वो सारा राइट ट्रांसफर हो जाएगा। ये लड़की के केस में है सिर्फ, ठीक है। तो यही है, बस समझ में आया ये कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन है हमारा राइट ऑफ अ को पार्टनर, ठीक है। मैंने अभी आपको पूरा डिटेल में बताया कि हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर 3 कॉन्सेप्ट है। एक है हिंदू ज्वाइंट फैमिली, एक होता है को पार्टनरी और तीसरा होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। हिंदू ज्वाइंट फैमिली जो होता है, अगर कोई परिवार 7 जेनरेशन तक, ठीक है, अगर साथ में रह रहे हैं तो उसको हिंदू ज्वाइंट फैमिली बोला जाता है, ठीक है। अगर कोई पीढ़ी 4 जेनरेशन तक, ठीक है, 4 जेनरेशन तक साथ में है फादर साइड से, तो उसको बोला जाता है को पार्सनरी, ठीक है। अब को पार्सनरी और हिंदू ज्वाइंट फैमिली जो है वो सब एक साथ रहते हैं, ठीक है, उनका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर पूरा का पूरा अधिकार होता है।
2005 में अमेंडमेंट हुआ था, उसमें जो बेटियां होती हैं, ठीक है, फादर की, उनको भी इक्वल राइट दिया गया है, ये आपका हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, ठीक है, सक्सेशन एक्ट में। तो ये हो गया कुल मिला के को पार्टनर। अब को पार्टनर जो होता है, मैंने अभी बताया था एक एग्जाम्पल के जरिए कि मान के चलिए मिस्टर ए और बी है, ठीक है, उनकी शादी हुई थी और उन्होंने एक प्रॉपर्टी मलाड में खरीदी, अब वो गुजर गए, ठीक है, अब उनका बच्चा हुआ था मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स ने भी शादी करी, उनका बच्चा हुआ मिस्टर वाई, ठीक है, और मिस्टर क्या हुआ मिसेज पी, ठीक है, एक लड़की हुई मान के चलिए, फिर मिस्टर वाई का भी बेटा हुआ के, फिर एम, ठीक है, इस तरीके से जो मर गया वो तो एंसेस्ट्रल हो गया, ठीक है, अब उसका बच्चा है तो वो फादर हो गया, उसके बच्चे हुए तो वो सन हो गए, उसके बच्चे हुए तो ग्रैंड सन हो गए, उसके बच्चे हुए तो ग्रेट ग्रैंड सन हो गए। तो फादर से, ठीक है, जो जीवित है, हमेशा याद रखना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का जो डिवीजन होता है वो होता है जो लास्ट मरा और जो लास्ट बचा है वहां से शुरू होता है। तो यहाँ पे जो मर गया वो तो पापा थे उनके, अब वो जो बचा उसका बेटा बचा, बराबर, तो उसके बेटे से 4 जनरेशन तक उसके दादाजी वाले प्रॉपर्टी में पूरा का पूरा राइट रखेगा, ठीक है। अब इस राइट में लड़का तो रखेगा ही रखेगा, लेकिन उसकी जो बेटी थी मिसेज पी, उसका भी अधिकार होगा, ठीक है, बहू वगैरह का नहीं होगा, सिर्फ बेटी का होगा, क्योंकि 2005 में अमेंडमेंट में ये बताया गया था कि को पार्सनरी राइट बेटियों को भी मिलेगा, ठीक है, तो अगर बेटी रही होगी तो बेटी को भी मिलेगा, बाकी जो 4 जनरेशन रहेगा उसका तो रहेगा ही रहेगा। तो 4 जनरेशन तक को पार्सनरी राइट होता है, ठीक है। तो को पार्सनरी राइट में क्या क्या राइट होता है, राइट बाय बर्थ इन प्रॉपर्टी, अगर कोई इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उसमें राइट जो है बाय बर्थ मिल जाता है को पार्टनर को, बराबर। इसके बाद है राइट ऑफ ज्वाइंट ओनरशिप, कोई भी प्रॉपर्टी रहा होगा इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी तो इसमें ज्वाइंट ओनरशिप का अधिकार होता है उसके पास, ठीक है। इसके बाद क्या है पर्सनल एक्विजिशन, अगर उसको चाहिए, मान के चलिए मैं को पार्टनर हूँ, अगर मुझे खुद का कोई प्रॉपर्टी खरीदना है तो मैं खरीद सकता हूँ, सेल्फ एक्वायर तो कर ही सकते हैं ना, ठीक है। अगर किसी को पार्टीशन चाहिए तो डिमांड कर सकता है कि मुझे पार्टीशन चाहिए, ठीक है। अगर कोई इम्प्रॉपर यूज कर रहा है, ठीक है, तो उसको आप रिस्ट्रेन कर सकते हो, रोक सकते हो। तो ये सारी अधिकार जो है आपका, राइट टू एलिनिएशन भी होता है, अगर आपको लगता है कि ये प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर करना है या बेचना है तो सब आपको जो अधिकार मिलेगा वो प्रॉपर्टी ले लो फिर ट्रांसफर कर लो। तो ये सारा अधिकार जो है आपका को पार्टनर के तौर पर, को पार्टनर का समझ लो ना, एक परिवार में आप, एक प्रॉपर्टी था एंसेस्ट्रल, अब उस प्रॉपर्टी पर मान के चलिए 4-5 रूम बना हुआ है, तो आपका क्या अधिकार होगा वो समझ लो, मन में बना लो कि यार मैं 4 भाई हूँ, 4 जगह प्रॉपर्टी है, चारों बाप दादा का था, अभी हम लोगों का अधिकार है, तो हम उस प्रॉपर्टी के साथ क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हो, आप चाहो तो पार्टीशन कर सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो किसी एक जो 5 घर है उसका मेंटेनेंस करा के अच्छे से और बना सकते हो ऊपर, बराबर। अगर आप चाहो तो कोई भाई आपका गलत यूज कर रहा है उसका, तो आप उसको रिस्ट्रेन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एक प्रॉपर्टी को बेचना है, ठीक है, तो आप सब भाई से मिल के बात कर सकते हो कि एक प्रॉपर्टी बेच देते, 4 ही रखते हैं। तो ये सारा मैनेज करने का अधिकार, तो ये सब आपका अधिकार होता है। तो यही है राइट ऑफ ए को पार्टनर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज। वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज का मतलब क्या, मैंने अभी बताया था। वॉइड मैरिज का मतलब क्या होता है कि अगर आपने शादी करी हुई है, ठीक है, आपने वापिस से शादी कर ली तो वॉइड हो जाएगा। अगर आपने शादी सेम पिंड में कर ली वॉइड हो जाएगा। अगर आपने शादी क्या बोलते हैं प्रोहिबिटेड डिग्री में कर लिया वॉइड हो जाएगा। तो ये 3-4 जो कंडीशन होता है ना वो होता है वॉइड मैरिज का। पहला बाइगेमी, आपको अगर आपकी वाइफ जिंदा है, लिविंग है, तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, जैसे ही दूसरी शादी करोगे तो वो वॉइड हो जाएगा, पहली की बात, ठीक है। दूसरा, आप सपिंडा रिलेशनशिप में नहीं कर सकते, अगर कर लिए तो वॉइड हो जाएगा।
आप प्रोहिबिटेड डिग्री में नहीं कर सकते। प्रोहिबिटेड डिग्री का मतलब क्या, जैसे मान के चलिए चाचा भतीजी नहीं कर सकते, मामा भांजी नहीं कर सकते, सौतेली माँ सौतेली सौतेला बेटा नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा कोई रिलेशनशिप है तो वो प्रोहिबिटेड होता है। तो अगर आपने प्रोहिबिटेड डिग्री में किया तो वो भी शादी वॉइड होगा। तो ये 2-3 वॉइड का कंडीशन हो गया। वॉइडेबल का कंडीशन क्या है, 17 साल में आपकी शादी हो गई, ठीक है, वॉइडेबल हो जाएगा। अगर आपको करना है कंटिन्यू तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप बोलो कोर्ट में कि मेरी शादी कम उम्र में कर दी गई, बाय फोर्स किया गया था, आपका कंसेंट नहीं लिया गया था, वॉइडेबल हो जाएगा। कोर्ट में जाके बोलो कि मेरी शादी जबरदस्ती कराई गई है, मुझे ये शादी नहीं करना था, कोर्ट वॉइड डिक्लेयर कर देगा। क्योंकि शादी के लिए क्या जरूरी है, कंसेंट जरूरी है, ठीक है। अगर आपका कंसेंट लिया ही नहीं गया था तो वो वॉइडेबल हो जाएगा। तो ये सारा कंडीशन वॉइडेबल है। अगर मान के चलिए शादी से पहले आपके पति ने नहीं बताया कि वो इम्पोर्टेंस है, ठीक है, इम्पोर्टेंस का मतलब क्या होता है, नामर्द, ठीक है, जिससे बच्चा नहीं हो पाएगा कभी। तो ये हालांकि ये बात बतानी चाहिए आपको, वाइफ को, लड़की को, कि भाई मेरे साथ शादी करोगी तो ऐसा ऐसा सीन है, तुम्हें बच्चा नहीं होगा। और हर लड़की चाहती है कि शादी के बाद बच्चे हों, जनरेशन बढ़े, बराबर। कौन लड़की नहीं चाहेगी कि माँ नहीं बनूं। तो अगर आपने ऐसा कुछ नहीं बताया, ठीक है, तो ये शादी वॉइडेबल हो जाएगी। आप चाहो तो कोर्ट में बोलो कि ये इंपॉर्टेंस है, मैं शादी कैसे कंटिन्यू कर सकती हूँ, मेरे बच्चे ही नहीं होंगे, तो वॉइडेबल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है, अगर आपके पति अनसाउंड माइंड थे, मतलब पागलपन का दौरा पड़ता है, आपको नहीं बताया गया था, शादी हो गई बाद में आपको पता चला, ठीक है, तो आप ये शादी वॉइडेबल हो गई। कोर्ट में जाके बोलो कि सर ऐसा ऐसा था, इसने बताया ही नहीं, ये तो फ्रॉड हो गया मेरे साथ। तो आप वॉइडेबल कर सकते हो, शादी को वॉइड कर सकते हो। तो ये होता है वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटेनेंस ऑफ अ विडोड डॉटर इन लॉ अंडर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। हिंदू विडो daughter in law is entitled to maintenance from her father in law after her husband's death, ठीक है। कोई शादीशुदा महिला है, अगर उसका पति मर जाता है, ठीक है, तो उसको मेंटेनेंस लेने का अधिकार किससे हो जाता है, अपने ससुर से, ठीक है। तो वो अपने ससुर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, ऐसा हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट बोलता है, ठीक है। However, this right to maintenance is conditional and depends on several factors, primarily the widow's ability to support herself and the father-in-law the capacity to provide। ये मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि मेंटेनेंस जो है बहुत सारे कंडीशन पे डिपेंड होता है, ठीक है। जैसे मेंटेनेंस देना है तो पहले ये देखा जाएगा कि पति का अर्निंग कितना है, ठीक है, पति के फाइनेंशियल स्टेज कैसा है, ठीक है, और पति दे कितना सकता है, ये देखा जाता है। फिर वाइफ के तरफ से ये देखा जाता है कि उसकी नीड कितनी है। अब ऐसा नहीं है कि वाइफ की जरूरत 5,000 है और वो क्लेम करे 50,000 तो कोर्ट दे देगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वाइफ की नीड देखी जाएगी, उसका जो है फाइनेंशियल स्टेटस देखा जाएगा कि वाइफ कमा रहा है या नहीं कमा रही है, ठीक है, उसके बच्चे देखे जाएंगे, ये सारे फैक्टर कंसिडर किए जाते हैं। ऐसे ही जब किसी विधवा महिला को मेंटेनेंस देना होता है उसके ससुर के द्वारा, तो वहां पे भी देखा जाता है कि उसका ससुर का कैपेसिटी कितना है देने का, ठीक है, और उस महिला का कैपेसिटी कितना है लेने का। क्या पता वो महिला खुद को मेंटेन करने के लिए जॉब करती हो, तो फिर वो क्यों क्लेम करेगी ससुर से, ससुर पति तो नहीं है, ठीक है। तो पति जितना अधिकार ससुर पे नहीं मिलता, ये हमेशा याद रखना। ये जो ससुर से लेने वाला जो कंडीशन है ना, वो बहुत लिमिटेड है। उसमें सिर्फ मेन कंडीशन ये है कि अगर आप खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही हो तभी आपको ससुर से लेने का अधिकार है, ठीक है। उसमें कंडीशन क्या क्या है देखिए। सबसे पहला, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। द विडो मस्ट डिमॉन्स्ट्रेट दैट शी इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ फ्रॉम हर ओन अर्निंग और प्रॉपर्टी। वो महिला जो है वो खुद कमा रही है, लेकिन वो खुद कमाने के बावजूद वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही है। उस कंडीशन में वो अपने ससुर से मेंटेनेंस ले सकती है अगर उसका पति मर चुका है। दूसरा, इनसफिशिएंट सपोर्ट फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। इफ शी हैज नो प्रॉपर्टी ऑफ हर ओन शी मस्ट शो दैट शी कैन नॉट ऑब्टेन मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड एस्टेट, हर फादर और मदर और अदर देयर एस्टेट, और हर सन और डॉटर इफ देयर एस्टेट, ठीक है। अगर महिला के पास उसके पति के द्वारा कोई स्टेट नहीं छोड़ा गया हो, ठीक है, या छोड़ा भी गया हो तो उसमें से इतना मतलब पैसा नहीं आ रहा है जिससे वो मेंटेन कर पाए खुद को,
उनके माता पिता के पास इतना प्रॉपर्टी नहीं है जो वो खुद को मेंटेन कर पाए, ठीक है, और उनके बच्चे जो हैं उनके पास भी कोई ऐसा मतलब अर्निंग नहीं है जो वो खुद को मेंटेन कर पाए, तो ऐसी परिस्थिति में वो ससुर से ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा है फादर इन लॉ कैपेसिटी। फादर इन लॉ का भी कैपेसिटी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि फादर इन लॉ खुद बेड पे है, ठीक है, उसका खुद खाने पीने का ठिकाना नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वो जो विडो है वो मांग सकती है क्या? नहीं मांग सकती, क्योंकि उसके जो माता पिता है वो खुद बेड रिडन है, ठीक है, उसको तो खुद चाहिए किसी से मेंटेनेंस, तो वो कैसे देगा? तो ऐसा है, तो फादर इन लॉ का भी कैपेसिटी होना चाहिए। अब सेसेशन ऑफ ऑब्लिगेशन, अगर कोई ससुर मेंटेनेंस दे रहा था, ठीक है, तो वो कब खत्म हो सकता है? तो अगर वो जो विधवा महिला है दूसरी शादी कर लेती है तो वो मेंटेनेंस का अधिकार वहां पे खत्म हो जाता है, सेसेस हो जाता है, ठीक है। Father-in-law inability. If the father-in-law does not have sufficient resources from co-partnership property, his obligation to provide maintenance end. ठीक है, अगर वो माता पिता जो सास ससुर थे जब तक ठीक थे तब तक दिया उन्होंने, अब वो खुद बेड रिडन हो गए, उनके पास अब रिसोर्सेस ही नहीं है कि वो मेंटेनेंस दे पाए, तो वहां पे भी जो ऑब्लिगेशन होता है ससुर का वो खत्म हो जाता है मेंटेनेंस देने का, ठीक है, और उस महिला का भी अधिकार खत्म हो जाता है मेंटेनेंस लेने का, ठीक है। तो ये हो जाता है सेसेशन। अब लीगल प्रोविजन क्या है? सेक्शन 19 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट एक्सप्लिसिटली ग्रांट दिस राइट टू मेंटेनेंस ऑफ अ विडोड डॉटर इन लॉ, ठीक है। सेक्शन 19 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है कि कोई भी महिला अगर उसका पति मर जाता है तो वो सास ससुर से जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, ये लीगल प्रोविजन है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ईयर अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट, ठीक है। जो लीगल हीयर होते हैं ना, जैसे मान के चलिए मैंने बताया था फर्स्ट लीगल हीयर होता है, सेकंड लाइन का लीगल हीयर होता है, थर्ड लाइन का लीगल हीयर होता है, ठीक है। तो उसके जो लीगल हीयर होते हैं उसका भी कभी कभी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है, ठीक है, कि आप लीगल हीयर नहीं माने जाएंगे, ठीक है। लीगल हीयर कब नहीं माना जाता है? लीगल ईयर तब नहीं माना जाता है जब वो खुद का धर्म परिवर्तन कर ले, ठीक है। मैं हूँ, मेरे भाई थे लीगल ईयर मेरा, अब वो किसी और धर्म में चले गए, अब वो लीगल ईयर हो सकता है क्या मेरा? नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशंस दिए गए, तो सबसे पहले दिया गया है कि हीयर कौन होगा। हीयर का मतलब वो एक तरीके से समझ लो ना वारिस के तौर पर, ठीक है, कि उसके मतलब जो प्रॉपर्टी है उसको कौन लेगा, तो उसको बोला जाता है लीगल हीयर लेगा, ठीक है, उसके जो भी जनरेशन में होंगे। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 सब क्लॉज एफ of Hindu Succession Act, and hero means any person, male or female, who is entitled to succeed the property of an in estate under this act. The order of succession under the Hindu Succession Act varies depending on whether a male or female member of the co-partnership, ठीक है, dies intestate without a will. Here is a succession order for the both scenario, ठीक है। अब मान के चलिए मेरा कोई प्रॉपर्टी था, मैंने बिल बना के गया कि भाई मेरा एक प्रॉपर्टी मेरे भाई को मिलेगा, मेरा एक प्रॉपर्टी मेरे बेटे को मिलेगा, मेरा एक प्रॉपर्टी मेरी बेटी को मिलेगा, मेरा एक प्रॉपर्टी मेरी वाइफ को मिलेगा। तो मैंने लीगल हियर तय कर दी है, ठीक है, अब उसको मिलने ही मिलने हैं। अगर मैं मर गया, ठीक है, और मेरे प्रॉपर्टी हैं, तो अब उसके लिए लड़ाई होगा, ठीक है, वो बोलेगा मेरा है, मेरा भाई बोलेगा मेरा है, मेरी बेटी बोलेगी मेरी है, मेरा वाइफ बोलेगा मेरा है, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी का लालच तो सबको रहता है, ठीक है। तो विदाउट अ विल जब कोई मरता है तो उस केस में लीगल हियर कौन था उसको डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो उसी के लिए ये जो फर्स्ट लीगल हियर होता है क्लास 2 लीगल हियर होता है, इसीलिए बनाया गया है कि अगर कोई विल बनाए मर जाता है ना, तो हम उस कंडीशन में सबसे पहले वो प्रॉपर्टी किसको देंगे? लीगल हियर क्लास 1 को, ठीक है। उसमें कौन आएगा? उसमें सबसे पहले उसका बेटा बेटी आएगा, उसकी वाइफ आएगी, उसकी माँ आएगी, ये फर्स्ट लीगल हियर होता है, ठीक है। अगर कोई विल बिना बनाए बगैर मर गया ना, तो सबसे पहले जो अधिकार होगा उसके प्रॉपर्टी पर उसके बेटे बेटी का होगा, उसकी वाइफ का होगा और उसकी माँ का होगा, ठीक है। अगर ये तीनों चारों लोग नहीं है, उसकी बेटी नहीं है, उसका बेटा नहीं है, उसकी वाइफ नहीं है, उसकी माँ भी नहीं है, तो फिर ये किसको ट्रांसफर होगा? लीगल हियर का जो मतलब ये है मतलब क्या बोलते हैं,
लीगल ईयर का जो मतलब पावर है वो किसको ट्रांसफर होगा, वो क्लास 2 को होगा। ठीक है, क्लास 2 में कौन आते हैं, उसके माता पिता आएंगे, उसके भाई आएंगे। ठीक है, इसके बाद उसकी अगर कोई मतलब पोता पोती रहा होगा या कोई भी रहा होगा मतलब तो उस, ठीक है, तो ये हो गया क्लास 2 में। क्लास 3 में कौन आता है कि भाई उसके जो भी लीगल ईयर थे वो जो होता है ना 7th पीढ़ी, वो नहीं है, वो जो माँ के जनरेशन से साइड 3 साइड का था वो नहीं है। ठीक है, तो क्लास 1 में जो नहीं है, क्लास 2 में जो नहीं है, ठीक है, तो अब कौन बचा होगा, उनके दूर के रिश्तेदार। तो क्लास 3 में उनके दूर के रिश्तेदार आते हैं। ठीक है, दूर के रिश्तेदार में एक होता है एग्नेट, दूसरा होता है कॉग्नेट। ठीक है, तो दूर के रिश्तेदार में एग्नेट में मर्द साइड से अगर मैं हूं तो मेरे भाई का भाई होगा, मेरे भाई के बेटे का बेटा होगा, मेरे बेटे के बेटे का बेटा होगा। ठीक है, तो ऐसा, तो मेल साइड से अगर भाईचारे में कोई है, ठीक है, तो उसको एग्नेट बोला जाएगा। और कॉग्नेट में जो फीमेल लाइन है, ठीक है, उससे रिलेटेड अगर कोई लोग हैं, जैसे मान के चलिए मेरी माँ थी, मेरी माँ की एक बहन है, उसकी बेटी है, ठीक है, तो उसको भी अधिकार हो जाएगा अगर मेरा कोई लीगल हियर नहीं है तो कॉग्नेट में मेरी माँ की बहन की जो बेटी थी उसको भी अधिकार हो जाएगा। तो ये जो लीगल हियर का क्लास 3 है ना, ये बोलता है दूर के रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार में या तो मर्द का साइड होगा, ठीक है, तो वो एग्नेट हो जाएगा, और या फीमेल के साइड से है तो वो कॉग्नेट हो जाएगी। तो ये होता है एग्नेट और कॉग्नेट, और ये होता है किसी लीगल हियर को डिफाइन करने का तरीका। तो ये आपका हो गया पूरा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, लीगल हियर का। अब डिस्क्वालीफाई कब होता है, ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, अगर कोई भी बंदा किसी प्रॉपर्टी के लिए किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी का वो जो है लीगल हियर नहीं हो सकता। ठीक है, मान के चलिए एक प्रॉपर्टी था जिसमें मिस्टर ए और मिस्टर बी दो भाई है, ठीक है, उसको कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलने वाला था। अब यहाँ पे मिस्टर ए ने ना उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए मिस्टर बी का मर्डर कर दिया। ठीक है, तो अब मिस्टर ए का राइट खत्म हो जाएगा उस प्रॉपर्टी में जिस प्रॉपर्टी के लिए उसने मर्डर किया। तो अब वो लीगल ईयर से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। हमेशा याद रखना, मर्डर कर दिया होगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, या कन्वर्ट कर लिया खुद को, मैं था, ठीक है, और मेरे भाई थे, दोनों भाई को मिलने वाला था कोई प्रॉपर्टी, अब मेरा भाई जो है क्रिश्चियन बन गया, तो अब हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत उसको जो है उस प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने खुद को कन्वर्ट कर लिया है। और सेक्शन 26 क्लियर बोलता है कि अगर कोई भी धर्म परिवर्तन कर लेता है तो वो ज्वाइंट लीगल फैमिली का जो भी प्रॉपर्टी होगा उसका अधिकार खो देगा इनहेरिट करने से। ठीक है, तो ये मेजर दो हैं। आपने हम लोगों ने जब 2 मार्क्स वाला किया था तो वहां पे भी मैंने बताया था कि अगर मर्डर कर देता है, ठीक है, तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, और कन्वर्ट कर लेगा तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये दोनों मेन है। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई डाउट हो तो बोलिए, हमारा आज 20 खत्म हो जाए।